नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल डॉक्टर बाफनाज पर फिर से स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज जैसे कि हम सब जानते हैं एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में शुगर या ग्लूकोज की लेवल या उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन से पूरी दुनिया त्रस्त है। करीब करीब 54 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। अकेले भारत देश में 2019 में 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज था, जो अभी बढ़कर 10 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। चाइना के बाद हमारे देश में ही सबसे ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज से होने वाली मौतों के आंकड़े भी चिंताजनक है। 2021 में पूरी दुनिया में 67 लाख लोगों की मौत डायबिटीज और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से हुई थी, मतलब एक मौत हर 5 सेकंड्स में। अपने देश में भी लगभग 7 लाख लोगों की मौत 2020 में डायबिटीज की वजह से हुई थी, यानी 20 मौतों में एक मौत का कारण डायबिटीज थी। अब बढ़ते हैं उन लोगों की तरफ जो डायबिटिक नहीं है, पर वह नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि उनकी शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। उन्हें प्री डायबिटिक कहते हैं। इन लोगों में डायबिटीज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इन लोगों की तादाद भी बहुत बड़ी है। 2021 में पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग और अकेले भारत में 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक थे। चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज और प्री डायबिटीज को कैसे डिटेक्ट या डायग्नोज करते हैं। इसके लिए 4 टेस्ट अवेलेबल है। पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। इसमें व्यक्ति को ओवरनाइट फास्टिंग करने को कहा जाता है, मतलब टेस्ट के 8 घंटे पहले उसे कुछ भी खाना पीना मना होता है। वह केवल पानी पी सकता है। जनरली ये सुबह नाश्ते के पहले किया जाता है। इस टेस्ट में अगर आपकी शुगर लेवल 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम हुई तो आप नॉर्मल है या नॉन डायबिटिक है, यानी आपको डायबिटीज नहीं है। अगर शुगर लेवल 100 से 125 की रेंज में है तो आप प्री डायबिटिक है, और अगर 126 या उससे ज्यादा है तो आप डायबिटिक है। दूसरा टेस्ट होता है जिसमें पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल डिटेक्ट करते हैं। इसमें खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपका शरीर शुगर को कैसे प्रोसेस करता है। अगर इस टेस्ट में शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है तो वह पर्सन नॉर्मल है। 140 से 199 है तो वह प्री डायबिटिक है, और अगर 200 या 200 से ज्यादा है तो वह डायबिटिक है। तीसरा टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें ब्लड सैंपल किसी भी रैंडम टाइम पर लिया जाता है। आपने खाना कब खाया ये मायने नहीं रखता। अगर इस टेस्ट में शुगर लेवल 200 या उससे ज्यादा आई तो आप डायबिटिक हैं। चौथा टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट या A1c टेस्ट। इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को फास्टिंग की जरूरत नहीं होती। उसको खाने पीने की भी कोई मनाही नहीं होती। अगर आपका A1c लेवल 5.7% के नीचे आता है तो आप नॉर्मल है, यानी आपको डायबिटीज नहीं है। अगर लेवल 5.7 से 6.4% के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक है, और अगर 6.5% या उससे ज्यादा है तो आप डायबिटिक है। अब जानते हैं कि ये HbA1c या A1c क्या है। HbA1c लेवल आपके 2 से 3 महीने के शुगर लेवल का एवरेज वैल्यू बताती है। HbA1c टेस्ट को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। वह इसलिए क्योंकि ये आपको बताता है कि आपके रक्त में मौजूद कितनी प्रतिशत शुगर हीमोग्लोबिन से जुड़ चुकी है। रक्त में जितनी ज्यादा शुगर होगी उतनी ही ज्यादा वह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो खून के रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और उसका मेन काम शरीर के सभी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। HbA1c लेवल 2 से 3 महीने में एक बार करवानी पड़ती है। अगर आपका HbA1c लेवल बहुत ज्यादा हो
तो वह डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की संभावना को दर्शाता है। HbA1c लेवल आपका डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं यह भी बताता है, इसलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि डायबिटीज कैसे या क्यों होता है। उसके लिए पहले जानते हैं कि खून में शुगर कैसे आती है। इस प्रोसेस को मैं 3 स्टेप्स में समझाऊंगी। पहला स्टेप होता है डाइजेशन। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। यह ग्लूकोज फिर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से या स्पेसिफिकली कहे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर खून में चला जाता है। अब खाने के द्वारा खून में आई हुई शुगर या ग्लूकोज का क्या होता है, तो आते हैं स्टेप 3। जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो पैनक्रियाज, जो एक ऑर्गन है जो स्टमक या पेट के पीछे स्थित होता है, वह एक हार्मोन जिसको इंसुलिन कहते हैं उसे बनाकर खून में रिलीज करता है। यह इंसुलिन फिर इस शुगर या ग्लूकोज को अलग अलग ऑर्गन्स जैसे लिवर, मसल्स, ब्रेन और एडिपोज टिश्यू या फैट में एंटर होने में मदद करता है। एंटर होने के बाद ये ऑर्गन्स उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे ये ऊर्जा के तौर पर अपने काम करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह से इंसुलिन खून में मौजूद ग्लूकोज को ऑर्गन्स तक पहुंचा के उसका लेवल कम करके नियंत्रण में रखता है या नॉर्मल रखता है। एक वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इंसुलिन ऑर्गन के सेल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स से अटैच होता है। इस अटैचमेंट के बाद खून में मौजूद ग्लूकोज सेल्स के अंदर प्रवेश करता है। इस वीडियो में इंसुलिन एक फूल के आकार में दर्शाया गया है और ग्लूकोज सफेद रंग के गोलों के आकार में दिखाया है। इसी को एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट में बताती हूँ। खाना खाने के बाद जब खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। वह इंसुलिन अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स पर स्थित रिसेप्टर्स जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे बाइंड या अटैच होता है, जिससे ग्लूकोज सेल्स या ऑर्गन्स के अंदर पहुंचता है और एनर्जी या ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस तरह से खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। डायबिटीज या मधुमेह इसी इंसुलिन की या तो कमी की वजह से होता है या तो इससे डेवलप हो चुके रेजिस्टेंस से होता है। इसी चीज को आगे डिटेल में समझेंगे। अब जानते हैं डायबिटीज के प्रकार। मेजर 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज से त्रस्त पेशेंट्स में 5 से 10% पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज होता है, जबकि मेजॉरिटी 90 to 95% पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में होता है और इसीलिए उसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। इन पेशेंट्स को शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रोज इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। वह इसलिए कि इनमें पैनक्रियाज में मौजूद सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनको बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम नष्ट कर देती है, जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसीलिए इस टाइप को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है वह मध्यम या ज्यादा उम्र के लोगों में होता है, इसलिए इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। इन टाइप के पेशेंट्स में या तो इंसुलिन कम बनता है या तो इनके शरीर के सेल्स जैसे लिवर, ब्रेन, मसल्स और फैट टिश्यू ये इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी वह खून में मौजूद ग्लूकोज को अपने अंदर आने नहीं देते, जिसे वो जनरली अंदर लेकर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इस टाइप के डायबिटीज को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज भी कहते हैं।
तीसरे टाइप का डायबिटीज महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब डायबिटीज के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। पहला है बार बार पेशाब आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये इसलिए होता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के रक्त में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो जब ये रक्त किडनीज तक पहुंचता है तो पेशाब में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उस मात्रा को कम करने के लिए किडनीज रक्त से ज़्यादा पानी सोख लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यूरिन डाइल्यूट होती है और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। पर इस प्रक्रिया में यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। अब बार बार पेशाब जाने की वजह से बार बार प्यास भी लगती है। यह है डायबिटीज का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है बार बार भूख लगना। वह इसलिए क्योंकि डायबिटिक लोग जो भी खाना खाते हैं वह शुगर या ग्लूकोज खून में ही रहता है। उसे बॉडी के ऑर्गन्स एनर्जी या ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाते। मैंने ये पहले ही बताया था कि इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन को रिस्पॉन्ड न करने की वजह से ऑर्गन्स शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिससे भूख लगती है। अगला लक्षण या सिम्टम है वेट लॉस। जैसे मैंने पहले बताया कि शरीर के ऑर्गन्स ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए ये ऑर्गन्स एनर्जी या ऊर्जा बनाने के लिए मसल्स और फैट या चर्बी को बर्न करते हैं या उसे यूज करते हैं। फैट और मसल्स को बर्न करने से या उनके कम होने से वजन भी शरीर का कम हो जाता है, जिससे सडन वेट लॉस होता है। ऊर्जा की कमी से और सडन वेट लॉस से डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत थकान और वीकनेस या कमजोरी भी महसूस होती है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स ने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं रखा तो यह बढ़ी हुई ब्लड शुगर आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये आंखों के ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, जिससे उनमें सूजन आती है और धुंधला दिखने लगता है। हाथों और पैरों की नसें भी डैमेज होती है, जिससे उनमें झंझनाहट होती है या उनके टिप्स सुन्न हो जाते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल में न रखने से जख्म या कोई भी घाव भरने में भी वक्त लगता है। वह इसलिए क्योंकि रक्त में शुगर का प्रमाण बढ़ने से खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे उसका फ्लो या बहाव धीमा हो जाता है। खून में WBCs या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो घाव को ठीक करके इन्फेक्शन से लड़ते हैं। खून का बहाव धीमे होने की वजह से WBCs को घाव तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगता है, जिससे घाव भरने में डिले होता है। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं रखा तो उसके क्या दुष्परिणाम आपके शरीर को हो सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। जानते हैं क्यों? पहला कारण है रक्त में शुगर ज्यादा होने से वह गाढ़ा हो जाता है और धीमे बहने लगता है, जिससे शरीर के ऑर्गन्स में मौजूद सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देर से मिलता है। दूसरा, इंसुलिन कम होने की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऑर्गन्स ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं बना सकते, जिससे सेल्स को अपना कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से किडनीज भी अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती। किडनीज यूरिन को बनाने की प्रोसेस में रक्त से एक्सेस पानी और सॉल्ट्स निकालते हैं। अगर यह काम सही से ना हो तो रक्त में इनका प्रमाण बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा, डायबिटीज में जैसे सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते या उसका उपयोग नहीं कर सकते, वैसे ही डायबिटीज में शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज नहीं कर सकता। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स या चौड़ा करता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और बीपी को कम या नियंत्रण में रखता है। डायबिटिक पेशेंट्स के ब्लड वेसल्स
इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ठीक से यूज नहीं कर पाते, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने के कारण ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से या संक्षिप्त के में कहे तो 3 चीजों से डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला, रिड्यूस ब्लड फ्लो यानी खून का धीमा और कम बहाव। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर। और तीसरा, ब्लड वेसल डैमेज। इन कारणों से डायबिटिक पेशेंट्स के अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डैमेजेस है वो है रेटिनोपैथी यानी आंखों को डैमेज, जिससे कैटरैक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है या अंधापन भी आ सकता है। नेफ्रोपैथी यानी किडनी डैमेज, जिससे किडनी डिसीजेस या किडनी फेलियर भी हो सकता है। कार्डियोपैथी या हार्ट को डैमेज, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। न्यूरोपैथी या न्यूरॉन्स को डैमेज, जिससे हाथ और पैर दोनों सुन्न हो सकते हैं या कुछ फील नहीं कर सकते। ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है या फिर कॉग्निटिव फंक्शन या लर्निंग अफेक्ट होता है। फुट इन्फेक्शंस और गैंग्रीन भी हो सकता है, क्योंकि खून के धीमे बहने से WBCs वुंड तक जल्दी नहीं पहुंच पाते और ब्लड शुगर ज्यादा होने से इन्फेक्शन भी जल्दी बढ़ता है। डायबिटीज का सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें हाई ब्लड शुगर की वजह से खून में टॉक्सिक या खतरनाक एसिड्स और कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट कोमा में जा सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब जानते हैं वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज को ट्रिगर कर सकते हैं। पहला है जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री। तो हाँ, अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरवेट यानी अगर आपका वजन ज्यादा है तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। रादर ओबीज लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क लगभग 80 to 85% होता है। इसका कारण यह है कि ओबीज या ओवरवेट लोगों के लिवर में फैट ज्यादा होता है, जो ग्लूकोज को लिवर में स्टोर होने नहीं देता, जिससे ग्लूकोज खून में ही रह जाता है और लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को लिवर में डालने की नाकाम कोशिश करता है, पर फैट डिपॉजिट्स ये होने नहीं देते। इस कोशिश में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते बनाते ज्यादा काम करके वेयर आउट हो जाता है और इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे डायबिटीज डेवलप होता है या फिर उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है। एक्सरसाइज ना करने से भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहले तो एक्सरसाइज न करने से वजन बढ़ सकता है और दूसरा, मसल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देते, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है। तो एक्सरसाइज ना करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस तो डेवलप होता ही है, पर ब्लड प्रेशर, बॉडी वेट और कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण भी नहीं रहता। बुढ़ापा या ओल्ड एज ये तो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों के लिए ट्रिगर या रिस्क फैक्टर है। बढ़ती उम्र या बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर, वजन बढ़ना, इनके रिस्क तो बढ़ जाते ही है, पर साथ साथ इंसुलिन सिक्रीशन कम हो सकता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है। स्मोकिंग या धूम्रपान से डायबिटीज का रिस्क 30 to 40% बढ़ जाता है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे स्मोकिंग करने वालों को ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। स्मोकिंग करने वालों को डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का खतरा भी ज्यादा होता है। कुछ बीमारियां या हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, पैनक्रियास को कोई इंजरी या इन्फेक्शन या औरतों में PCOD।
अब बढ़ते हैं डायबिटीज मैनेजमेंट की तरफ। एक डायबिटिक पर्सन अपने डायबिटीज को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है और एक अच्छी लंबी हेल्दी लाइफ जी सकता है, प्रोवाइडेड वो 3 चीजों का खास ख्याल रखे। पहला, अपने ब्लड शुगर लेवल को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अपने HbA1c लेवल को प्रेफरेबली 7% के नीचे रखें। इसके लिए प्रॉपर खान पान या डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और टाइम पर रोज दवाई लेना जरूरी है। दूसरा, अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल रखें। तीसरा, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखें। पहला, एक हेल्दी डाइट या मील प्लान फॉलो करें जिसमें प्रमुख रूप से न्यूट्रिशन और फाइबर रिच फूड्स शामिल हो और कम मात्रा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो। दिन भर में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। वेट को कंट्रोल में रखें। दवाइयाँ टाइम पर लें। स्ट्रेस को कम करें। सिगरेट और शराब का सेवन ना करें। अच्छी नींद लें और फुट हाइजीन की तरफ ध्यान दें। सही फुटवेयर पहने और टाइम टू टाइम एक्सपर्ट से जांच करवाएं। कुछ रेगुलर चेकअप्स भी करवाएं, जैसे ब्लड शुगर लेवल और HbA1c, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्ट और फुट चेकअप। अब बात करते हैं आमतौर पर मिलने वाली या प्रिस्क्राइब किए जाने वाली डायबिटीज की एलोपैथी मेडिसिन के बारे में। बहुत तरह की एलोपैथी मेडिसिन होती है जो अलग अलग तरीके से ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है। कुछ मेडिसिन होते हैं जो पैनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन और उसका रिलीज बढ़ाते हैं, जिससे इंसुलिन ज्यादा मात्रा में खून से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाती है। ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपिराइड, रेपाग्लिनाइड, सेमाग्लूटाइड, सिटाग्लिप्टिन और बहुत सारी मेडिसिन इस तरीके से काम करती है। दूसरी तरह के मेडिसिन वह होते हैं जो मसल्स और फैट की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करते हैं। मतलब ये दवाइयाँ इंसुलिन द्वारा ग्लूकोज की मसल्स और फैट में एंट्री बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। इस कैटेगरी में वो मेडिसिन आते हैं जिनके बारे में आपने ज्यादा सुना होगा, या फिर अगर आप डायबिटिक है तो ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की होगी। वो है मेटफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। तीसरी कैटेगरी है उन मेडिसिन की जो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, जिससे रक्त में कम ग्लूकोज प्रवेश होता है। इस कैटेगरी में आते हैं मेडिसिन जैसे अकारबोज, सेमाग्लूटाइड या एक्सेनाटाइड। चौथी कैटेगरी में वो मेडिसिन आते हैं जो लिवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन और रिलीज कम करते हैं। चलिए अब इस चीज को समझाती हूँ। जब खून या रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ये ग्लूकोज लिवर में इंसुलिन की सहायता से प्रवेश करता है। लिवर में ये ग्लूकोज या शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है और वहां स्टोर होता है। जब भी खून में शुगर या ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, यानी तब जब हमने बहुत देर तक खाना नहीं खाया हो या रात को सोते वक्त, तब ये स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज होकर खून में आता है, जिससे शुगर वापस नॉर्मल लेवल तक आ जाती है। मेडिसिन जो इस कैटेगरी में आते हैं वो लिवर से इस ग्लूकोज के रिलीज को कम करते हैं और शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं। मेटफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन, सेमाग्लूटाइड, सैक्साग्लिप्टिन ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सब दवाइयाँ टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होती है। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। टाइप 2 पेशेंट्स में भी अगर दवाइयों से शुगर कंट्रोल में नहीं आती तो उनको भी इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। इंसुलिन अपने बॉडी के नॉर्मल इंसुलिन की तरह ही काम करता है। वो रक्त से ग्लूकोज या शुगर को ऑर्गन्स तक एनर्जी बनाने के लिए पहुंचाता है और लिवर से नया ग्लूकोज रक्त में नहीं आने देता।
डॉक्टर्स इनमें से एक या इनके कॉम्बिनेशंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पेशेंट की हेल्थ स्टेटस या कंडीशन और डॉक्टर्स के अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड होता है। किसी पेशेंट के लिए एक ही मेडिसिन सफिशिएंट होती है, तो किसी के लिए कॉम्बिनेशंस या एक से ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ख्याल रहे कि अपना शुगर लेवल चेक कराते रहे और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे, ताकि वो आपकी मेडिसिन और उसका डोज टाइम टू टाइम ज़रूरत के हिसाब से सेट करते रहे। अब बढ़ते हैं एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स पर। हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है बहुत सारी डायबिटीज़ की दवाइयों की, चाहे वो इंसुलिन हो या मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लामाइड या रेपाग्लिनाइड। जानते हैं हाइपोग्लाइसेमिया किसे कहते हैं? जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे गिर जाए, या स्पेसिफिकली कहे तो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये कंडीशन डेंजरस हो सकती है। इसके कारण पसीना, थकान, हाथों में कंपन, धड़कनें तेज होना, कंफ्यूजन या एंजाइटी हो सकती है। बहुत सीवियर केसेस में आप बेहोश भी हो सकते हो या मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इनका डोज सही सेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी आप एक से ज़्यादा डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनको अपनी प्रीवियस और करंट मेडिसिन के बारे में बताएं या प्रिस्क्रिप्शन शेयर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेडिसिन का ओवरडोज हो जाए, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा बढ़ जाता है। एलोपैथी मेडिसिन के कुछ दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे वजन बढ़ना, स्किन एलर्जी या रैशेस, किडनी, हार्ट या लिवर में प्रॉब्लम्स या उनको डैमेज। क्या इन सभी चीजों से बचा जा सकता है? क्या कोई सेफ ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन है? जी हाँ, है। हजारों सालों से हमारे पूर्वज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस अमूल्य खजाने में काफी जड़ी बूटियों में डायबिटीज कंट्रोल करने की क्षमता है। ये सिर्फ डायबिटीज के लक्षणों पर ही नहीं, पर उसके जड़ों तक काम करते हैं। वो अलग अलग तरीके से डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करते हैं। एलोपैथी मेडिसिन पैनक्रियास से ज़्यादा काम करवाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगते हैं या थक जाते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक हर्ब्स पैनक्रियास को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वो न सिर्फ डायबिटीज को, पर डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक सकते हैं। वो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं, ये सेफ भी होते हैं और इनसे कोई मेजर साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। जो लोग आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए करेला, मेथी दाना, जामुन, लहसुन इसका उपयोग करते हैं। इन नेचुरल या आयुर्वेदिक चीज़ों का सही प्रमाण और उनका सही तरीका या सही फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना इनसे भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट डी प्रायो बना है सही हर्ब्स, उनका सही फॉर्म और उनकी सही मात्रा से। ये प्रोडक्ट बना है हाई क्वालिटी प्लांट एक्सट्रैक्ट से। इस प्रोडक्ट को डॉक्टर्स और पेशेंट्स 2016 से यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बिना कोई एलोपैथी मेडिसिन के सिर्फ डी प्रायो के रेगुलर यूज से उनका शुगर लेवल कंट्रोल हुआ है। हमारे इस इफेक्टिव प्रोडक्ट के डिटेल्स जानने के लिए हमारे वेबसाइट priorityherbals.com को ज़रूर विजिट करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर बाफनाज को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में चर्चा करूंगी हार्ट प्रॉब्लम्स पर। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।